हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा फोकस क्विक रिवीजन की तरफ है। जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं उन सभी को हम जो है वो करंट के साथ लिंक करके कवर करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, हमारी वीडियो जो है वो मैक्सिमम 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की होती है और विद इन 15 एंड 20 हम मैक्सिमम जितने भी करंट अफेयर रहते हैं उनको कवर करते हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो जो है हमारा जो कोर सोर्सेज हैं। इसमें अगर हम बात करें, हमारी लाइव क्लासेस भी होती है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली फैक्ट की मंथली मैगजीन्स जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं या आपको मंथली मैगजीन जो है वो एज एन अगर हम बात करें कि सैम्पल चेक कर रही हैं तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अमेज़ॉन पर भी जो है वो आप डेली फैक्ट की मैगजीन को चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिगार्डिंग द कलीजियम सिस्टम। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो कलीजियम ने क्लियर किया है जज ट्रांसफ़र। ये जज ट्रांसफ़र जो है वो ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट हुई। ये सिर्फ न्यूज़ है, इसको समझो, न्यूज़ है, इतनी काफ़ी है। देन अभी हमें क्या करना है कि हमें बेसिक पढ़ना है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले कलीजियम सिस्टम होता क्या है इसको पढ़ लेते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स लिंक करते हैं ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो ये सभी जो है वो हमें समझना है। तो करंट की न्यूज़ और हमने उसको लिंक कर दिया स्टैटिक के साथ, तो यही हमारी जो पूरी अप्रोच रहेगी। कलीजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिंक करता है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के साथ। जजेस कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। जनरली याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट और ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कलीजियम सिस्टम रेकमेंड करता है नेम्स को। तो अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में तो आर्टिकल 124 है जिसमें अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और आर्टिकल 217 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर और CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी कंसल्टेशन और गवर्नर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 217। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है यहाँ पर, मतलब पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन जो है वो अपॉइंटमेंट करता है। सुप्रीम जो आपके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका रिमूवल कौन करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम की अगर हम बात करें किस तरह से इवॉल्व हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो इसमें ना कुछ केसेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आया था। तो इसमें जो पहला केस आता है ना वो आता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981, जिसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंसल्टेशन जो सुप्रीम कोर्ट मतलब कंसल्ट कर रहे हैं ना अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें जो है वो कंकरेंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो है वो ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंग जो वो अपॉइंट कर सकते हैं। जो कंसल्ट कर रहे हैं CJI के साथ, ठीक है, वो सिर्फ एक नॉर्मल कंसल्टेशन है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, ठीक है, वो कंकरेंस नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड जज केस आया 1993 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है भाई, परमिशन मतलब वो एक तरह से एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ नहीं है, वो कंकरेंस है, ठीक है, यहाँ पर कह दिया। तो जो एडवाइस होगी, ठीक है, CJI के रिगार्डिंग अगर हम बात करें जो दी जाएगी, दैट वाज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वो एडवाइस जो बाइंडिंग होगी। और इसमें CJI अकेला नहीं होगा, वो 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनके साथ भी कंसल्ट करेगा, यानी कि 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स जो है वो साथ में होंगे, तब एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे कि इस जज को अपॉइंट करना है। देन उसका थर्ड जज केस आता है 1998, जिसमें फाइनली ये कहा गया कंसल्टेशन जो है वो प्लूरलिटी ऑफ जजेस होगी, 2 नहीं होंगे मतलब 4 होंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस एक CJI, टोटल 5 जो है वो कॉलेजियम सिस्टम में जो है वो ऐड किए गए। देन उसके बाद फिर कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशन देता है और वो लीगली बाइंडिंग है। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो देन उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने अपॉइंट कर देता है। तो याद रखना कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन बाइंडिंग। फिर उसके बाद एक कमीशन आता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, ठीक है। ये जो है वो कौन लेकर आए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट कर रहा है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये जो है वो एक तरह से जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, और इसको जो है वो फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था ताकि जो है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि हमारे यहाँ पर 3 पिलर्स आते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। हमारे यहाँ पर देखो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन चेक एंड बैलेंसेस का भी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर हम बात करें यूएस में तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अगर हम बात करें ब्रिटेन में तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो सुप्रीम है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक से देखो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, हमने साथ में जो है वो करंट को भी लिंक कर दिया, और एक जीके एक जीएस का जो है वो इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक भी कवर हो गया, दैट इज़ कलीजियम सिस्टम। देन उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंस बिल इज़ अ क्लासिक केस ऑफ पैच वर्क सोल्यूशन। ये शशि थरूर ने अभी रिसेंटली कहा है। और फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग ये क्यों न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि फाइनेंसिस को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जीएसटी कंपनसेशन या जीएसटी फंड्स या फिर जीएसटी एलोकेशन किस तरह से हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि पार्शियलिटी हो रही है और जो सेंट्रल स्टेट्स हैं उनको कम जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, ऐसा जो है वो इस आर्टिकल में कहा गया। देन उसके बाद नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ तमिलनाडु MPs टू मीट PM एंड सीक्स फेयर डीलिमिटेशन कमीशन। जो MPs है तमिलनाडु से वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और उन्होंने कहा है कि डीलिमिटेशन जो है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। अब देखो डीलिमिटेशन को लेकर 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है। एक तो पूछ रखा है कि कितने डीलिमिटेशन अभी तक हो चुके हैं, आप गूगल पे चेक करें ना, क्वेश्चन वहाँ पे पुट करना कितने डीलिमिटेशन अभी तक हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये हमारे को स्टैटिक के साथ लिंक करके याद करने हैं। तो देखो डीलिमिटेशन के रिगार्डिंग सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हर सेंसस के बाद जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन होगा, ऐसा आर्टिकल 82 में कहा गया था इन केस ऑफ सेंटर यानी कि MPs के केस में। और दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 170 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के केस में भी जो है वो डीलिमिटेशन होगा हर सेंसस के बाद। टोटल अभी तक अगर हम बात करें तो 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन हो चुका है, 1952, 1962, 1972 और 2002। 2002 के बाद इसको जो है वो 2026 तक जो है वो रोक दिया गया था, ठीक है। ये कहा गया था कि 2026 के बाद होगा। तो अभी 2026 के अकॉर्डिंग अगर डिलिमिटेशन कमीशन होता है देन उस केस में जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो ये डेलीगेशन जो है वो MPs जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर गए, मतलब इस डेलीगेशन में जो है वो MP गए तमिलनाडु के। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो एक कंसेप्ट और समझो कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। एक तो इसमें होते हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसमें होते हैं CGI और एक इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी जो है इसमें होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन देखा जाता है कि कितनी सीट्स देनी है कितनी नहीं देनी है किसी स्टेट को, या सेंटर में कितना शेयर रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें जो है वो स्ट्रेस कर देना चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ। और ये कहाँ पर कहा उन्होंने, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है वो गए थे, तो वहाँ की उनकी असेंबली है उनको एड्रेस किया उन्होंने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, जो भी लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ या जो एक्सट्रीमिज़म है उसको एलिमिनेट करना चाहिए, लाइक जैसे कि मॉइस्ट हो गया, अर्बन नक्सलिज्म हो गया, ठीक है, इन सभी को एड्रेस करने की बात करी। प्लस साथ में उन्होंने ये अटेंड किया, एड्रेस जो है वो सेशन अटेंड किया है, ये किया है सिल्वर जुबली फंक्शन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो रायपुर में हुआ, ठीक है। ये कब हुआ है, मंडे को, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है चीता मदर, ठीक है, कर्ब्स पेल्टेड विद स्टोन्स इन मध्य प्रदेश। अभी हमने चीता को वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया कोरोना शपाक, तो उसके रिगार्डिंग फिर हम इसको बता सकते हैं कि मैन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अब दोनों जनरली बात है कि भाई आदमी ने भी खुद को बचाना है और चीता ने भी खुद को बचाना है और शिकार भी करना है, क्योंकि अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो प्रोजेक्ट चीता जो हमें याद करके रखना है, ठीक है, करंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया था 2022 में। IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन चीता की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल, और एशियन चीता की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो आपको याद करके रखना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट चीता भी याद रखना। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये हमने कब शुरू किया था और इसमें अभी तक कितने जो है वो एलिफेंट रिजर्व्स हमारे पास है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने अभी अनाउंस किया है मेडन इंडियन अफ्रीकन एक्सरसाइज IOS सागर। IOS सागर मतलब अगर हम बात करें इंडियन ओशन शिप सागर जो है वो अभी मेडन एक्सरसाइज शुरू की है। इसमें टारगेट क्या है, पायरेसी रिलेटेड जो इश्यूज़ है उनको एड्रेस करना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया, ठीक है, जो हाउथीज़ रिबेल ग्रुप हो गया, ठीक है, जो अटैक कर रहे हैं शिप्स पर, तो उनको एड्रेस करने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया है इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे लिंक कर रहा है ये, अभी हमारा एक इनिशिएटिव भी है, जैसे हमने शुरू किया था ना सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, तो अभी हम शिफ्ट हो गए महासागर, जो कि हमने मॉरिशस से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने शुरू किया। तो सागर टू महासागर और ऊपर से ये मिशन, तो एज एन एग्जाम्पल अपने मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं इसको। तो देखो करंट सिर्फ न्यूज़पेपर से ही हमें कितना कंटेंट मिल जाता है मेंस के लिए, वो भी हम साथ के साथ में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो IOS सागर है इसका जो इनिशिएटिव होगा, ठीक है, वो एक तो कॉपरेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा विद इंडियन ओशन रीजन में जितने भी नेशन है, और इसमें हमारी INS
शून्य जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, जो आपको याद रखना है। और इसमें जो है वो करीब ये कहा जाता है कि 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमारी जो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, लाइक कैमरूस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोज़ाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये सभी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, जो आपको याद रखना है। तो देखो सागर से महासागर, एक आप लिख सकते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इंडो ओशन रीजन में, हम वो सागर इनिशिएटिव, ठीक है, हम कह रहे हैं महासागर की तरफ, ठीक है। और महासागर यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, पहले हमने सागर कहा था कि भारत जो है वो प्रमोट करेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि सब उनको जो जो इंडियन ओशन रीजन में जो नेशंस हैं हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, हम म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स। तो दैट्स वाई महासागर, और मॉरिशस से लॉन्च किया, याद रखना। 12 जो आपकी मार्च है, मॉरिशस का नेशनल डे था, वहाँ पर जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर एज एन गेस्ट गए थे और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी वहाँ का मिला है। तो ये भी आपको जो है वो करंट के साथ लिंक करके याद करके रखना है। देन उसके बाद ये एडिटोरियल है, ठीक है, फूड वेस्टेज के रिगार्डिंग एडिटोरियल है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो अपने साथ एक पेपर रखो, एडिटोरियल को पढ़ो, फिर उसके बाद एडिटोरियल को अपनी लैंग्वेज में लिखो। देखो इंग्लिश की प्रैक्टिस साथ में होगी, प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, प्लस साथ में हमें कंटेंट भी मिलेगा। तो कंटेंट एनरिचमेंट होगी आंसर राइटिंग के लिए, और ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम पूरा प्रॉपर एनालाइज करेंगे अभी। तो देखो इसमें कहा गया है फूड शॉर्टेज के रिगार्डिंग, और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है फूड वेस्ट इंडेक्स 2024, जिसमें ये कहा गया कि 1.05 बिलियन टन जो है वो फूड वेस्ट होता है ग्लोबली 2022 में, ठीक है। और ये कितना है, नियरली 20% ऑफ द अवेलेबल फूड, यानी कि 20% जितना, मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास 100% जो है फूड अवेलेबल है, तो उसमें से 20% जो है वो हमने वो तो वेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें जो इंडिया का रैंक है, अगर हम बात करें, इंडिया जो वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर है, और इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड के करीब आ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हम मोरल, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हम देखते हैं। अब ये वेस्टेज वर्सेस लॉस का क्या इम्पैक्ट देखा जाता है, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फूड वेस्टर है आफ्टर चाइना, जो आपको याद रखना है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि 55 kg पर कैपिटा हाउस होल्ड जो है वो फूड जो है वो वेस्ट हो रहा है एनुअली, यानी कि एक घर तकरीबन 55 किलो जो है वो फूड को जो है वो वेस्ट करता है हर साल, ऐसा जो है वो कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो ये बिल्कुल बेसिक है, देखो इतना बेसिक कंटेंट अगर आप अपने आंसर में लिख रहे हो प्रैक्टिकल, तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे फिर। देन उसके बाद फूड वेस्टेज के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सोशल इंजस्टिस, ठीक है, और फिर माल न्यूट्रिशन के जो केसेस है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, तो रिसोर्स इंसेंटिव अगर हम बात करें, तो प्रोडक्शन को ही लेकर अगर हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, वाटर कंजप्शन चाहिए, लैंड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो सब वेस्ट हो रही है। 20% मतलब इतना कितना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो म्यूनसिपल वेस्ट है वो कितना है, फूड वेस्ट म्यूनसिपल वेस्ट से कितना आ रहा है, 1 to 12%, यानी कि हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है, जो कि फिर मीथेन एमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और हम देखते हैं कि सिटीज़ के बाहर जो है वो गार्बेज के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मीथेन एमिशन एज वेल एज फूड वेस्टेज। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि फूड वेस्टेज जो है वो जनरेट कर रहा है 8 to 10% ऑफ द एनुअल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो ये भी एक कंसर्न है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, देखो हम इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन उसके बाद फूड वेस्टेज के बिहाइंड क्या कारण है, तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर, एक तो हम ओवर परचेज कर रहे हैं, फिर ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्रॉपर मील प्लानिंग कर रहे हैं, पुअर रेफ्रिजरेशन है हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये कुछ कारण है। उसके बाद इनसफिशिएंट फूड सप्लाईज है, फार्मर टू कंज्यूमर, फूड वेस्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई चेन में, जो सप्लाई चेन है उसके दौरान जो फूड वेस्ट होता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल। उसके बाद वेदर शॉक्स लाइक ड्रॉप, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इनकी वजह से भी जो क्रॉप यील्ड और सप्लाई चेन डिसरप्ट होते हैं, तो इसकी वजह से भी फूड शॉर्टेज होता है। देन उसके बाद क्या स्टेप्स जो है फॉलो किए जा सकते हैं, देखो इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो एक हाउस होल्ड लेवल पर क्या जो है वो सोल्यूशन हो सकता है, और उसके बाद जो है वो सिस्टमेटिकली क्या अप्रोच जो फॉलो कर सकते हैं नेशन वाइड। तो उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मील प्लानिंग अप्रोच को हमें फॉलो करना है, उतना बनाओ जितना खाना है ताकि वेस्ट ना हो। एफिशिएंट फूड स्टोरेज होनी चाहिए हमारी एट हाउस होल्ड लेवल, अच्छे फ्रिज होने चाहिए। सेकंड उसका जो हमें जो लाइक अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सरप्लस है, इफ़ यू हैव सरप्लस डोनेट, किसको, जिसको ज़रूरत है। तो अगर हम अपनी सरप्लस को, फूड सरप्लस को डोनेट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि किसी का पेट भर जाएगा और फूड वेस्ट भी नहीं होगा, प्लस साथ में क्या है कि पुण्य भी मिल जाएगा थोड़ा सा। देन उसका सिस्टमेटिक सोल्यूशन क्या रह सकते हैं इसमें, एक तो देखो अगर हम नेशन वाइड, तो हमें कोल्ड
जो स्टोरेजेस है उसको प्रमोट करना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, ताकि जो सप्लाई चेन के टाइम पे फूड वेस्ट होता है हम उसको एड्रेस कर सकें। ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस साथ में बिजनेस रीडिस्ट्रीब्यूटिंग अनसोल्ड जो है वो फूड हमें जो है फॉलो करना चाहिए, ताकि लाइक प्रॉपर पैकेजिंग हो और एक तरह से जो है वो फूड जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर पॉलिसी इंटरवेंशन सरकार को लेकर आने चाहिए, लाइक सब्सिडीज़ वगैरह फॉर फूड रिडिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या इंप्रूव स्टोरेज फैसिलिटीज़, तो उसके लिए सरकार को सब्सिडीज़ फंड प्रोवाइड करने चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सस्टेनेबल कंजप्शन की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें प्रॉपर जो है वो अवेयर करवाना चाहिए बच्चों को रिगार्डिंग द लाइक कि किस तरह से जो है वो हम प्रॉपर फूड को जो है वो एक तरह से जो है वो फॉलो कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर डाइट प्लान क्या रहेगी। देन अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो इसमें क्या कंक्लूजन रह सकता है, तो सबसे पहला है कि इंडिया को एक अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि हम फूड शॉर्टेज को एड्रेस कर सके और जो हमारा कार्बन जो ब्लूप्रिंट है हम उसको भी एड्रेस कर सके, जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही है हम उसको भी रोक सके, प्लस साथ में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो गरीब भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है वो एक ही टाइम का खाना मिलता है पूरे दिन में, अगर हम बात करें तो हम उस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, प्लस इससे सोशल इनइक्वालिटी को भी एड्रेस किया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए वेरियस एनजीओज़ के साथ, ठीक है, वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है वो यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, ताकि एफिशिएंट जो है वो फूड मैनेजमेंट सिस्टम हम चला सके और मिनिमाइज़ करे फूड वेस्टेज को और फोस्टर करे, मतलब एक तरह से इंक्रीज़ करे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड कंक्लूजन हम बना सकते हैं और ये पूरा प्रॉपर एक आंसर बन सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट है ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि भारत में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, तो क्या ये रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है जो चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अर्बन फायर्स, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग के केसेस हम देख रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि ओवर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या सोशल आइसोलेशन का कंसेप्ट आ रहा है, या जिस तरह से अर्बन एरियाज़ में क्राइम इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या हमारे पास जो है वो उतने सोल्यूशंस हैं या नहीं। तो ये सभी जो है वो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है और ये एडिटोरियल आज के द हिंदू में मेंशन्ड है। देन देखो इंडिया में जो है वो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग, ठीक है, लार्जेस्ट अर्बन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन कंट्री बन गई है ग्लोबली अगर हम बात करें। तो इसमें जो हमारा कंसर्न जो रेज हुआ है दैट इज सेंट्रलाइज्ड अर्बन प्लानिंग। ठीक है, क्या वो सेंट्रलाइज्ड अर्बन प्लानिंग हो सकती है जो अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, या फिर हमें लोकल नीड्स या फिर एक लोकल प्लानिंग सिस्टम की तरफ चलना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जो अर्बन डेवलपमेंट की अप्रोच है हमारी 1991 की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसफॉर्म हुई और हमने जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स लाइक जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, ठीक है, और अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, ये सभी शुरू किए, ठीक है, 1981। अब ये क्या है कि जो ये सेंट्रली डिजाइंड जो प्रोग्राम्स हैं ना, ये फोकस कर रहे हैं टॉप टू डाउन अप्रोच के ऊपर, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर रहता है उस इन सभी के लिए जो है वो ये फोकस करे टॉप टू डाउन, मतलब प्लान ऊपर से बनकर आएगा और ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होगा। बट इसमें कुछ चैलेंजेस है, जो ये सेंट्रलाइज्ड अर्बन प्लानिंग है इसमें कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज क्या रहता है, मिसमैच बिटवीन पॉलिसी एंड लोकल नीड्स, कि जो लोकल नीड्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो स्टडी ही नहीं किया जाता, एनालाइज ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि कस्टमाइज्ड सोल्यूशन हमें चाहिए, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है उनके पास प्रॉपर पूरी क्लियर ऑटोनॉमी नहीं है इस केस में। जब सेंटर से प्लानिंग होके आ रही है प्रॉपर पूरी फंड सेंटर से आ रहा है तो उसमें प्रॉपर ऑटोनॉमी का जो है वो कंसर्न रहता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, 70% जो है वो यूनियन बजट एलोकेशन अगर हम बात करें तो डायरेक्टली स्टेट और सिटीज़ के लिए जाती है, ठीक है, लेकिन वो सेंटर के थ्रू जाती है, लेकिन वो कंडीशनल फंड रिलीज है, डायरेक्ट उनको ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, तो इससे लोकलाइज सिस्टम नहीं प्रमोट हो रहा है। प्लस ब्यूरोक्रेटिक डिस्टेंस एंड लैक ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, किस तरह से जो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं आर फार रिमूव फ्रॉम द लोकल गवर्नेंस, ठीक है, वो दिल्ली में बैठे हैं और अगर हम एक शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें वो तो शिमला में है, तो कैसे उनको ये प्रॉपर पता चलेगा कि क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है। तो इस तरह से जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म में चैलेंजेस बन रहे हैं। प्लस साथ में जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका शेयर जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम रहती है अगर सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल स्कीम्स की बात करते हैं। उसका सेक्टोरल इश्यूज और फ्रेगमेंटेड अर्बन डेवलपमेंट एक चैलेंज रहता है जिसको हम बता सकते हैं। प्लस साथ में पॉलिसीज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक वाटर, एनर्जी, हेल्थ रिलेटेड जो है वो ये कुछ कंसर्न रहते हैं अर्बन एरियाज़ में। देन उसका सोल्यूशन क्या है,
तो सबसे पहले सोल्यूशन आता है फिजिकल डेवोल्यूशन, ठीक है। जो पैसा है डायरेक्ट ट्रांसफर टू सिटीज़ और स्टेट्स करनी चाहिए फॉर फंड्स बेटर यूटिलाइजेशन। लोकल जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको एम्पावर करना चाहिए, ठीक है। हमें जो ट्रांसपेरेंट ऑटोनोमस जो है वो अर्बन प्लानिंग को प्रमोट करना चाहिए। सिटीजन पार्टिसिपेशन भी जो है वो उसमें रहना चाहिए। तो ये जो है हम बता सकते हैं। फिर इससे क्या होगा कि देखो, अगर हम एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच को लेकर चल रहे हैं तो वो क्या होगा कि जो हमारी अर्बनाइजेशन की जो ये फेज़ है उसको मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और एफिशिएंट बनाएगी। देन उसके बाद इनर लाइन परमिट के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में है तो इंडियन लाइन परमिट का जो कंसेप्ट है 1873 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि ब्रिटिश टाइम पे। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, आपको परमिशन लेकर ही वहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। और स्पेशली जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके केस में अप्लाई होता है। एक बार पूछा गया है तो ILP क्या होता है, एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आपको किसी ट्राइबल एरिया में एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है, और ये कहा जाता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन सिटीजन जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है स्टेट के। उसका कौन सी स्टेट्स में अप्लाई है, तो 4 स्टेट्स में अभी है ये, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, जो आपको याद रखना है। अब इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड जो एरिया परमिट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम साथ में समझते हैं। तो इनर लाइन परमिट अगर हम बात करें इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो फॉरनर्स के लिए अप्लाई होता है एक्सेप्ट भूटानीज। देन उसका पर्पज़ क्या है इसमें, रेगुलेट द एंट्री जो ऑफ द ILPs, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें जो है प्रॉपर रेगुलेटरी, मतलब जो एंट्री कर रहे हैं उनकी प्रॉपर जो रेगुलर करना, उनको प्रॉपर जो मैनेज करना यहाँ पर टारगेट है। और इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरनर मूवमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स कौन कौन सी कवर हो रही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर जो स्टेट्स कवर हो रही है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, JNK और राजस्थान। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। देन उसका अथॉरिटी अगर हम बात करें जो इशू कर रही है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट, और इस केस में कौन इशू कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसको रिलीज़ करता है। देन उसका स्टेट ऑफ हॉर्मूज रिसेंटली न्यूज़ में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज की अगर हम बात करें तो एक नैरो जो है वो वाटर वे है बिटवीन ईरान एंड अरेबियन पेनिसुला, ठीक है। स्पेशली जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान। तो एक साइड पे ओमान और UAE है और एक साइड पे ईरान। ये हो गया पर्शियन गल्फ, ये हो गया अरेबियन सी। तो इन दोनों को एक वाटर वे जो है वो जोड़ रहा है, दैट इज़ योर स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जो आपको याद रखना है, ठीक है। नैरो वाटर वे है और इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो है वो कनेक्ट करता है। तो ईरान जो है वो आपका इस साइड पे है ऊपर अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट, और देन उसका UAE और जो है वो UAE जो है वो साउथ कोस्ट पे, जो आपको याद रखना है। स्टेट की लेंथ जो है वो 167 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो 39 से लेकर 95 किलोमीटर तक वेरी करती है। और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स भी है अगर हम बात करें तो हेंगम, ठीक है, होमरूज और कुशिम जो है वो आइलैंड है। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो है चोक पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर किसी को भी रोक सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। 30% ऑफ द वर्ल्ड लिक्विफाइड गैस, 25% ऑफ द ऑयल जो है वो इसी स्टेट से होकर जो है वो पास होता है। तो दैट्स वाई कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और भारत का इंटरेस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो UAE ओमान जो है वो हमारे दोनों दोस्त है। सऊदी अरेबिया तो हमारा खास मित्र है, और ईरान के साथ भी हमारी दुश्मनी नहीं है। छबार पोर्ट है हमारा, याद रखना ईरान में। देन उसके बाद नेक्स्ट है TB डे, 24 मार्च को होता है। थीम की अगर हम बात करें, यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कमेंट जो है वो कमेंडेड किया है द नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। और TB एलिमिनेशन का जो हमारा टारगेट था वो 2025 का था, और ग्लोबल टारगेट कितना है 2030 का। और TB की अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो कफ अगर हम बात करें 3 हफ्तों से अगर आपको कफ है प्लस ब्लड भी उसमें आया है, तो वेट लूज हो रहा है आपका, नाइट स्वीट है, और हाई फीवर या फिटेज, तो चेस्ट पेन, ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो क्यूरेबल विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है, 6 से 18 मंथ्स का जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट रहता है। और BCG वैक्सीन भी जो है वो अवेलेबल है, जो कि मॉडरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है TB के केसेस में। देन उसके बाद नेक्स्ट है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कैच द रेन 2025 कैंपेन इन हरियाणा। तो याद रखना हरियाणा से इसको लॉन्च किया है, और एज एन MCQ हमने इसको जो है वो टेलीग्राम पर कर रखा है, ठीक है। वहाँ पर आप MCQ में चेक कर सकते हैं। ये जो कैंपेन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। और इसमें फोकस क्या है, ठीक है, कैंपेन में फोकस किया जा रहा है, कोलैबोरेशन की तरफ फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को जो आप एड्रेस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ। तो सेंट्रल स्टेट के जो है वो रिलेशंस में अगर आपको एज एन एग्जाम्पल ऐड करना है तो आप जल शक्ति मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है कैच द रेन में, तो देखो एक तो वाटर कंजर्वेशन की तरफ फोकस है, प्लस साथ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंक्लूड होगा, ताकि हम इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा जो प्रमोट कर सकें, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज हमारे पास रहे।
देन उसका नेक्स्ट है पंजाब असेंबली जाओ फर्स्ट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट प्रोसीडिंग इन साइन लैंग्वेजेस। तो ये आपको एज एन 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो पंजाब जो है वो जो पंजाब की जो असेंबली है वो पहली जो है वो स्टेट बनी है इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग इन साइन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये एक पाथ है, ठीक है, ये एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जिसमें अगर हम बात करें कि पर्सनस जो सफरिंग कर रहे हैं डेफनेस से उनके लिए भी जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट की जो एक तरह से अगर हम बात करें प्रोसीडिंग है वो प्रॉपर उनको समझ आएगी। 22 मार्च अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे और थीम अगर हम बात करें तो दैट इज ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने जो है वो ये शुरू किया था 1992 में, और ऑफिशियली अगर हम बात करें तो पहली बार जो है वो 1993 मार्च 2022 में जो है वो 22 मार्च 1993 में पहली बार मनाया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये अगर मेट्रोलॉजिकल डे अगर हम बात करें 23 मार्च को होता है, और थीम अगर हम बात करें क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, तो थीम रहेगी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर जो है वो थीम है 23 मार्च। और इसमें आपको याद रखना है कि 23 मार्च 1950 को यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो क्रिएट किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना, 1873 में इसका जो है वो ओरिजिन हुआ है सबसे पहले, और भारत में अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो 1875 में बना है। उसका नेक्स्ट है फिच रिटेन किया है फाइनेंशियल ईयर के लिए कि भारत की ग्रोथ कितनी होगी 6.5%। कितना कहा है फिच ने कहा है फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग भारत की जो जीडीपी है वो 6.5 होगी, और ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कहा है। जीडीपी मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ये जनरली एक फाइनेंशियल ईयर होता है। प्लस 2026-27 के लिए उन्होंने कहा है 6.3% ग्रो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्तो कोवंट्राय जो है वो बने हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, और ये कहाँ से है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी है ये। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जिम्बाब्वे के है, तो याद भी रखना ये कहाँ पर है, जिम्बाब्वे के हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया 23 जून 1894 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और इसके फाउंडर अगर हम बात करें तो पेरी डी कोबर्तिन जो है वो इसके फाउंडर है, और इनका जो मोटो रहता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। एट द एंड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री वॉज द न्यू स्पीशीज ऑफ किलफिश डिस्कवर्ड। अगर हम बात करें तो ऑप्शंस इंडिया, केनिया, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज केनिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को, जो अभी हमने डिस्कस किया, थीम भी हमने इसकी डिस्कस करी। विच कंट्री इज सीकिंग एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस फ्रॉम इंडिया इन ट्रेड नेगोशिएशंस, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट पास्ड इन विच ईयर। ऑप्शंस आर 1949, 1952, 1965, 1980। द करेक्ट आंसर इज 1952। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आज का रहेगा दैट इज विच कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑन द नायोबियम डिसलिंडी, ठीक है, NBSE2 एक्सहिबिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ बोस मेटल। तो इसमें जो कंट्रीज है वो है चाइना और जापान। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।